नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमर। इस वक्त हमारे साथ हैं जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी। स्वागत है आपका। इस वक्त देश भर में चर्चा इस बात की हो रही है कि बीजेपी बहुत जल्द नरेंद्र मोदी के नाम को सामने रखेगी अगले प्रधानमंत्री के तौर पे। आप जो कहते हैं, खासतौर से मुसलमान समुदाय में आपकी बात बहुत अहमियत रखती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके हिसाब से देश के मुसलमानों को नरेंद्र मोदी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि देश का मुसलमान कभी मोदी को वोट देगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मुसलमान समुदाय में बहुत असर रखती है बात, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। दूसरी बात यह है कि बड़ा वक्त से पहले यह सवाल है, अभी बीजेपी उनको पेश तो करे। अभी तक बीजेपी ने कोई फैसला नहीं किया है उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में लाने का। तो काफी जल्दी है यह सवाल कि मुसलमान किस रूप में देखेंगे, क्या होगा। और क्या आपके हिसाब से मुसलमानों का रुख बदल रहा है? क्योंकि हाल में गुजरात में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, ऐसे इलाकों में भी जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके थे, यहां तक कि 90% मुस्लिम आबादी थी, वहां पर भी बीजेपी की मेरे असेंबली के चुनाव में भी मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो हमारे कार्यकर्ताओं से हमको मिली, वो ये है कि बहुत सारी जगहों पर ये उनको कुछ एक सेक्शन ने बिल्कुल वोट दिया है। तो भारत बदल रहे हैं, जमाना बदल रहा है, तो ये तो है। तो आप मानते हैं कि मुसलमानों का रुख कम से कम गुजरात में नरेंद्र मोदी की तरफ पहले से नरम पड़ रहा? ऐसा इसको इस तरह नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल कुछ वोट लिए हैं उन्होंने जरूर, इसमें कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह यह है कि उन्होंने विकास का काम किया है? क्योंकि अगर विकास ना होता तो गुजरात के मुसलमानों को भी नहीं लगता कि मोदी के वोट पड़ना चाहिए। दोनों तरह की बातें हैं। कुछ लोग विकास की बात करते हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर उसको वोट नहीं दें और दूसरे को लेकर के आए तो दूसरे वाले भी कुछ कम नहीं है, वो भी बड़े मेहरबान हैं। तो दो मेहरबानों में से किसी को चुनना है तो उन्होंने इस मेहरबान को चुन लिया, बस ये। पर आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये लग रहा है कि जहां एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ वैसे लोग। गुजरात की बात, हाँ, गुजरात जिनकी भी हालत उतनी ही खराब है या जितनी अच्छी है जितनी की मोदी की। लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम सच्चा कमेटी के आंकड़ों को देखते हैं तो हर पैमाने पर, चाहे वो शिक्षा का पैमाना हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों का पैमाना हो, चाहे वो आमदनी का पैमाना हो, हर पैमाने पर मुसलमानों की हालत गुजरात में बेहतर है बाकी राज्यों से। ये इस तरह नहीं देखा जा सकता कि गुजरात में बेहतर है, बल्कि ये कि कुछ जगह उससे ज्यादा खराब है, जैसे वेस्ट बंगाल है। ये बात हम पहले भी कहते रहे हैं कि गुजरात के जेलों में जितने लोग बंद हैं उससे ज्यादा महाराष्ट्र के जेलों में बंद हैं। हालांकि वो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है वहां। तो ये है, ये फैक्ट है। कुछ चीजें हैं, सच्चाइयां हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जगहों पर भी उन्होंने, दूसरी जगहों पर जहां नरेंद्र मोदी का कोई किरदार नहीं है और सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत है वहां, तो वहां भी कुछ बहुत अच्छी हाल नहीं है, बल्कि जेलों के हिसाब से तो वहां ज्यादा खराब नहीं। पर शिक्षा, सरकारी नौकरियां, आमदनी, ये अहम पैमाने। और यहां पर क्योंकि हवा ये सब क्रिएट किया जाता है, बार बार कहा जाता है कि मुसलमान मोदी के राज में सुरक्षित नहीं है, जबकि हकीकत यह है, आंकड़े ये दिखाते हैं कि ये बात सच नहीं है। देखिए, जिस तरह से 2002 की दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना को जितने गर्व के साथ वो अभी तक अपने इलेक्शनों में लेते चले आए हैं, वो चीज बहुत बड़ी रुकावट है इसमें कि हम ये कह दें कि वो सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक वाली पोजीशन पे बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो बात आपकी सही है। तो एजुकेशन का मामला हो या एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, तो ये आज का नहीं है, पहले से चला आ रहा है। तो इसको उस तरह नहीं देखिए जिस तरह आप कह रहे हैं, पर है कुछ ना कुछ जरूर, ये भी है। आप मानते हैं कि कुछ ना कुछ विकास तो उन्होंने किया है और इस बात को नजर इसको विकास के अंदाज से नहीं, बल्कि जब हम कंपेयर करते हैं महाराष्ट्र से, जब हम कंपेयर करते हैं वेस्ट बंगाल से, तो हमें लगता है कि यकीनन वहां पर और वहां पर फर्क है। वेस्ट बंगाल में हालत और ज्यादा खराब है।
दो चीजों में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। नहीं तो आपने कहा कि 2002 की दुर्घटना और जिस तरीके से मोदी अभी भी माफी नहीं मांग रहे हैं, उसको माफी मांगने नहीं बल्कि उसको बड़े गर्व के साथ सब कहकर नहीं, लेकिन जब उसका इलेक्शन के जमाने में जो उनकी स्पीचेस होती हैं, जो उनका प्रेजेंटेशन होता है, तो उसमें कुछ इशारे किनारे ऐसे जरूर होते हैं। वो चीजें हैं जो जिनकी वजह से हकीकत यह है कि एक बार कि अगर आप चुनाव देखते हैं तो एक भी बार 2002 के दंगों का जिक्र नहीं हुआ। एसआरसीसी में भी भाषण हुआ, बात सिर्फ और सिर्फ विकास की हुई, कहीं पर भी हिंदुत्व की या फिर 2002 के दंगों की बातचीत ही नहीं। तो हालांकि बातचीत होनी चाहिए थी, कुछ अफसोस होना चाहिए था। जो कुछ नुकसान हुआ था वो इंडियंस का हुआ था, जो प्रॉपर्टीज का जलाई गई, नुकसान किया गया वो इंडिया का हुआ था। तो उसको मजहब के ऐनक उतार करके, धर्म का चश्मा निकाल करके उसको उसी तरह से उसको देखा जाना चाहिए। तो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि वो धर्म के चश्मे से देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। जब वो विकास की बात करते हैं वो कहते हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, विकास सबका होना चाहिए। अच्छी बात है कि अगर कोई ये कहता है कि विकास सबका होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन विकास इंसाफ के बगैर कैसे होगा? विकास जरूरी है, विकास जरूर होना चाहिए, लेकिन बगैर जस्टिस के कैसे इंसाफ? क्या आप 2002 के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को खुद दोषी मानते हैं, या आपको लगता है अगर वो माफी मांगते हैं कि मैं मुख्यमंत्री था और मेरे रहते ये हुआ, इसके लिए मुझे माफ कीजिए, तो फिर देश का जो मुसलमान है वो मोदी को दूसरी नजरों से देखे? नहीं, देखिए, खाली माफी का सवाल नहीं है, दोषियों को सजा मिलनी ये इंडिया के लिए जरूरी है। एक ऐसा 5000 साल पुराना सभ्य समाज है हमारा, और हम लोग गर्व करते हैं इंडियंस इस समाज के ऊपर, तो उसको ठीक तरीके से देखा जाना चाहिए। ये मानते हैं कम से कम कि कुछ हद तक कुछ मुसलमानों का रुख तो नरेंद्र मोदी के प्रति पहले से नरम हुआ। ये गुजरात के इलेक्शन के रिजल्ट बता रहे हैं कि कुछ लोग किसी भी वजह से, कारण दोनों हो सकते हैं। आपके हिसाब से वजह क्या है? मेरे हिसाब से नहीं, दोनों वजह मेरे सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये भी है कि हाँ ठीक है, गो हेड, और कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई किसको लाएंगे आप, जिसको लाएंगे वो कौन सा बहुत दूध के धुले में, उनका हाल भी ऐसे ही। तो ये दोनों चीजें हमारे सामने हैं, दोनों तरह की बातें लोग। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रवृत्ति है, ये जो ट्रेंड है, केवल और केवल गुजरात तक सीमित है, या फिर गुजरात से आगे बढ़कर देश के बाकी राज्यों तक भी फैल सकती है? जैसे बिहार है, तो बिहार में भी ऐसा देखने में आया है कि कुछ जगहों पर लोगों ने नीतीश कुमार की पार्टी के साथ साथ बीजेपी को भी वोट दिया है। मुसलमानों ने भी दिया? जी, वही बात कर रहा हूं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। तो अब ये कहना कि सिर्फ गुजरात तक सीमित है, ये भी मुश्किल है, और ये कहना भी काफी मुश्किल है कि सारे भारतवर्ष में ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन भारत देखने में ऐसी चीजें आई हैं कुछ जगह, क्योंकि आप तो लफ्ज पकड़ते हैं, आप तो लगातार लोगों से बात ना, वो ठीक है, लगातार बात करते हैं वो, और नब्ज तो हकीम लोग पकड़ा करते हैं, लेकिन यह है कि काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, बहुत के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सब वक्त से पहले है, काफी अर्ली होगा इसके ऊपर कुछ कहना, लेकिन बड़ा चेंज हो रहा है। आप मान रहे हैं चेंज कि बीजेपी और मोदी के प्रति? नहीं, वो फिर आप वही बात कह रहे हैं, सिचुएशन चेंज हो रही है। अब मोदी साहब के प्रति हो रही है, बीजेपी के प्रति हो रही है, ये मैं नहीं कह सकता। सिचुएशन चेंज हो रही तो इसी के तो प्रति चेंज हो रही है, और किसके? नहीं, मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया बिहार का, तो वहां मोदी नहीं है, लेकिन बीजेपी है वहां पे, आपने माना? नीतीश कुमार की पार्टी के साथ, जनता दल यूनाइटेड के साथ बीजेपी का अलायंस है, और कुछ जगहों पर ऐसी चीज देखने में जरूर आई है कि वो वोट मिला है। जैसे अभी गुजरात ही की मिसाल आप ले लें कि 24 के 24 कारपोरेटर जीत गए हैं, और अब उसको क्या कहेंगे आप? तो होता आप क्या कहेंगे आप? मैं तो वही कह रहा हूं जो मैं आपसे बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यकीनन गुजरात में तो लोग डिफरेंट तरह से सोच रहे हैं, यकीनन सोच रहे हैं। असेंबली में भी लोगों ने, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुछ लोगों ने जरूर किया है, लेकिन आप उसको भी नेशनल लेवल पर उसका अक्स
उसका वो देखेंगे, ये अभी कहना जल्दी है। बात अफजल गुरु को जिस तरीके से फांसी दी गई उसको लेकर इस वक्त फंसा दे, आपको लगता है कि सरकार के पास कोई विकल्प था नहीं? क्योंकि अगर अफजल गुरु को फांसी दी जा रही है, इसकी जानकारी पहले से दी जाती तो शायद उनको कभी फांसी होती ही नहीं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जैसे हमने पिछले केसेस में देखा, राजीव गांधी के हत्यारों के केस में, हमने पंजाब के मुख्यमंत्री के हत्यारों के केस में, हमने देखा कि वहां पर राजनीति इतनी शुरू हो जाती है, कोई कोर्ट चले जाता है, असेंबली में कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है, उसके बाद मामला फंस जाता है। असेंबली के रेजोल्यूशन से एग्जीक्यूशन नहीं रुक सकता। एग्जीक्यूशन रुकेगा तो कोर्ट में जाने से रुकेगा। अब कोर्ट में जाने की अपॉर्चुनिटी है नहीं, पर कोर्ट की प्रक्रिया तो पूरी हो गई। पूरी हो गई तब क्या प्रॉब्लम थी? तो ये तो सवाल है। तो फांसी हो गई। फांसी हो गई, लेकिन फांसी देने का जो आपने शुरुआत करी यहां से, वहीं पे वापस ले जाऊंगा आपको। आप कह रहे हैं कि जो तरीका है उसके ऊपर इख्तलाफ है। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक है कोर्ट का प्रोसेस। कोर्ट ने अपना काम कर दिया, अब आता है एग्जीक्यूशन का नंबर। एग्जीक्यूशन करने के लिए, चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए जो तरीका इख्तियार किया गया, उस तरीके से किसी कीमत पर कोई भी इस देश से मोहब्बत करने वाला आदमी सहमत नहीं हो सकता। नहीं, पर पहले का तजुर्बा यह बताता है कि कोई और तरीका अगर इख्तियार किया जाता तो फांसी होती ही नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि वो तरीका इख्तियार करने से फांसी कैसे रुक सकती है? यही पर तो मेरी समझ में नहीं आती बात। पर ये तो हकीकत है, हुआ है पहले। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि कोई एक प्रोसेस बाकी है। आप उस प्रोसेस को कंप्लीट किए बगैर इनको सजा दे रहे, दूसरे लोगों को इसका मौका मिल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको इस खबर को हाइड रखना था। ये आपकी एक जरूरत थी। क्या हमारा देश का जुडिशियल सिस्टम, देश की सरकार और देशवासी इतने कमजोर हैं, इतने अपंग हैं कि एक मुजरिम को सजा नहीं दे सकते? आपने उस कमजोरी को छुपाने के लिए उससे ज्यादा बड़ी कमजोरी दिखा दी। नहीं, पर क्या आपके हिसाब से चोरों की तरह से आपने उसको सजा दे दी, और सजा देने के लिए आपने मानवता का ध्यान नहीं रखा। एक मुजरिम को आप सजा दे रहे हैं, और वो मुजरिम, यकीनन हम तो इस बात के हमेशा से कायल हैं कि जो जुर्म करे उसको सजा होनी चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए। पर जुर्म तो किया अफजल गुरु ने। अब सवाल पैदा होता है कि आप उसको सजा दे रहे हैं, और सजा देने के लिए मानवता का